नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मजबूत ग्लोबल संकेतों के बाद भी बाजार ऊपरी स्तरों से गिरा। आईटी, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली, लेकिन फार्मा, एफएमसीजी, रियलिटी में खरीदारी। सेंसेक्स 188, निफ्टी 41 पॉइंट गिरकर बंद। अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित अबॉर्शन का है हक। 2 दिन के दौरे पर गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कल गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। राजस्थान में मचे घमासान पर अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मांगी माफी। बोले, नहीं लड़ूंगा अध्यक्ष पद का चुनाव। सीएम पर सोनिया लेंगी फैसला। दिग्विजय कल भरेंगे पर्चा। सरकार घटा सकती है गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी। 1 महीने में भाव 3 से 5% तक बढ़े। अमेरिकी मैगजीन की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शुमार हुए रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी 100 राइजिंग स्टार कैटेगरी में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय। और खबरों की शुरुआत करेंगे कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर, उसके चुनाव को लेकर जो रण मचा हुआ है उस पर, जिसमें पहले राजस्थान का रण थमने का नाम नहीं ले रहा। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। गहलोत ने राजस्थान में हुए घटनाक्रम के लिए सोनिया गांधी से माफी मांगी। मुलाकात के बाद गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है। तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। तो वहीं इससे पहले दिग्विजय सिंह ने आज अपना नामांकन पत्र लेने कांग्रेस दफ्तर वो पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। और कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मची सियासी खींचतान को छत्तीसगढ़ के मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने दुर्भाग्यजनक बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण रही, अफसोसजनक रही। और जिस तरह से कुछ मंत्रियों ने, कुछ विधायकों ने अनुशासन के दायरे को पार करके अनुशासनहीनता को अपना के उन्होंने पहल की, ये उचित नहीं था। जब हाईकमांड ने ऑब्जर्वर भेजे हैं और ऑब्जर्वर ने एक राय करके एक जगह सुनिश्चित की है कि वहाँ पर आइए, वहाँ पर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो सबको जानना चाहिए था। आप ऑब्जर्वर आ रहे हैं, हाईकमांड के दूत हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनको आप बाइकआउट कर रहे हो, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर फिलहाल गहमा गहमी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता पल्लवी घोष। पल्लवी जी, दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ मुलाकातों का दौर चल रहा है, क्या चल रहा है आखिरकार कांग्रेस में? क्या लगता है आपको राजस्थान का मामला कितना सुलझ पाया है अब तक? जैसे कि हमने पहले भी कहा था, ये साफ हो गया है कि अब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के नामांकन पत्र नहीं भरेंगे। वो जो छोटी सी मुलाकात उनकी सोनिया गांधी के साथ हुई, वहां पे वो एक चिट्ठी भी लेके गए और चिट्ठी में उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैं बहुत ही आहत हूँ। मीटिंग में उन्होंने सोनिया गांधी को पूरा ब्यौरा दिया। उनका कहना ये था कि मुझे इस बात का एकदम ही ज्ञान नहीं था कि विधायक क्या कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या था। मैं लो नेटवर्क जोन में था, इसलिए मैं संपर्क नहीं कर पाया और जो हुआ वो एकदम बुरा हुआ। नहीं
नहीं होना चाहिए था। उन्होंने साथ ही सोनिया गांधी को ये बात कहा कि वहां पे डिसिप्लिन जो है, पार्टी की डिसिप्लिन है, वो सबसे अहम है। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि सोनिया गांधी ने कहा कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको विश्वास जीतना पड़ेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और दूसरी बात, एक कांग्रेस अध्यक्ष का सबसे अहम काम यह है कि अपने सामने पार्टी के हित को रखे, और ऐसे में उनको ये नहीं लगता कि अशोक गहलोत को चुनाव लड़ना चाहिए। ये सोनिया गांधी का सुझाव था अशोक गहलोत को, जिसके चलते वो बाहर आए और उन्होंने सबके सामने यही बात कहा कि मुझे नहीं लगता कि जयपुर में जो भी हुआ है उसके बाद मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि शायद वो ये संदेश भी देना चाहते हैं कि उनकी मौजूदगी जयपुर में बहुत अहम है, नहीं तो पार्टी टूट भी सकती है, बिखर भी सकती है, और 1 साल बाद वहां पे चुनाव है। और ऐसे में अगर अशोक गहलोत दिल्ली आ जाते हैं या मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्या ये संदेश है अशोक गहलोत का सोनिया गांधी को या टॉप कांग्रेस लीडरशिप को? और क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी गहलोत को बोल सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री ना रहें? सच्चाई तो ये है कि पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था उस समय ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके खिलाफ थे। राजस्थान में माहौल कुछ अलग है, क्योंकि राजस्थान में अभी भी ज्यादा से ज्यादा विधायक अशोक गहलोत के साथ है। लेकिन सत्ता जिस तरफ मुड़ती है, लोग भी सपोर्ट वहां भी मुड़ता है। ये है कैलकुलेशन कांग्रेस का। अब सबसे अहम फैसला ये लिया जाएगा कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए पल्लवी जी आपका। और कांग्रेस की कलह की कथा कब होगी खत्म? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम और बड़े फैसले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज अबॉर्शन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। अब अविवाहित और शादीशुदा महिलाओं के अबॉर्शन से संबंधित जो अधिकार है वो एक जैसे ही होंगे। अब कोई भी महिला 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा सकेगी। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 25 साल की एक महिला को 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कराने की इजाजत दी थी और कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की समीक्षा की जाएगी। आज कोर्ट ने साफ किया है कि 1971 में MTP एक्ट शादीशुदा महिलाओं के लिए एक बना था, लेकिन 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित का भेदभाव नहीं करता, इसलिए सभी महिलाओं को लीगल और सेफ अबॉर्शन का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने सिर्फ MTP एक्ट के संबंध में मैरिटल रेप को भी मान्यता दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह संभव है कि शादीशुदा महिला अपनी मर्जी के बिना भी प्रेग्नेंट हो जाएं। ऐसे में अबॉर्शन से संबंधित उनके अधिकार सेक्सुअल असॉल्ट या रेप सर्वाइवर की तरह ही होने चाहिए। और क्यों बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले? क्या आपको पता है आपके दिल का हाल? कैसे रखें अपने दिल का ख्याल? जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। गेहूं और आटे की कीमतों में लगातार तेजी से लोगों के किचन का बजट बढ़ा है। पिछले 1 महीने में गेहूं की कीमतों में 3% की बढ़ोतरी तो आटे की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या कुछ है पूरी खबर? गेहूं आटे की कीमतों तो बिल्कुल कहर ढा रहे हैं इस वक्त। देखिए, त्योहारी सीजन की शुरुआत जो हो चुकी है, लेकिन गेहूं और आटे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो गेहूं की कीमतों में 3%, जबकि आटे की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी जो हुई है। लेकिन अगर मैं पिछले 1 साल से इसका कंपैरिजन करूं तो गेहूं की कीमतों में करीबन 15%, जबकि आटे की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। अब सरकार इसको लेकर के काफी परेशान है, तो सरकार जल्दी इसको लेकर के कई कदम जो है उठा सकती है। खासतौर पर कि FCI का जो स्टॉक है वो भी लगातार जो है गिर रहा है। FCI का स्टॉक अब पिछले 5 साल के निचले स्तर पर जो है पहुंच गया। तो सरकार जो है जल्दी ही गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो है वो कर सकती है। गेहूं में भी 40% की इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो लगती है, तो सरकार इसको घटाने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो उपभोक्ता है उनको फेस्टिवल सीजन के दौरान राहत जो मिल सकती है। हालांकि गेहूं का इंपोर्ट जो इतनी जल्दी से जो है वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सरकार को लगता है कि इससे सेंटीमेंट के ऊपर असर जो आएगा। जो भी अभी स्टॉक जो होल्ड करके बैठे हुए वो अपना बाजार में स्टॉक जो है वो निकालेंगे, जिससे कि बाजार में फेस्टिवल सीजन के दौरान गेहूं और आटा जो है वो सस्ता हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम।
और अब बात करेंगे मार्केट की। मजबूत विदेशी संकेतों के बावजूद आज भी बाजार गिरकर ही बंद हुआ। सितंबर एक्सपायरी के दिन ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल गया। आईटी, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही तो वहीं फार्मा, एफएमसीजी, रियलिटी शेयरों में आज खरीदारी हुई। वहीं सितंबर के आंकड़े से पहले ऑटो सेक्टर में भी आज दबाव दिखा। सेंसेक्स 188 और निफ्टी 41 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए कौन से सेक्टर का क्या हाल रहा, कहां थोड़ी बिकवाली और कहां दबाव? देखिए, आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो उतार चढ़ाव तो रहा ही। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत बेहतर था, लेकिन फिर भी भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब ही जाकर बंद हुए। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत रिस्पाइट था। एक एक करके इंडेक्स के टॉप गेनर्स, लूजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज मेजरली जो मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली उसमें सेलेक्टिव मेटल, सेलेक्टिव एफएमसीजी स्टॉक्स या फिर ऑयल एंड गैस में खरीदारी थी। अपोलो हॉस्पिटल 3% की तेजी के साथ, हिंडाल्को 3% ऊपर, ओएनजीसी 3.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ लंबे अंतराल के बाद 2.5% के आसपास की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में एशियन पेंट कल की जोरदार तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग 5.5% की गिरावट। टेक महिंद्रा 2% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे और बजाज ऑटो करीब 2% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गेनर्स में एबट करीब 6% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया करीब 4.5% ऊपर, यूनियन बैंक 3.5% ऊपर, टाटा केमिकल करीब 4.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में वोडाफोन 6% नीचे, डॉक्टर लाल करीब 4% नीचे, दीपक नाइट्राइट 3.5% नीचे और टोरेंट पावर रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में आज लीड कर रहा था पीवीआर 6% की तेजी के साथ, एबॉट 6% ऊपर, टाटा केमिकल 4.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा रफली 3.5% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली थी वोडाफोन आइडिया में 6% नीचे, आरती इंडस्ट्रीज 6% नीचे, एशियन पेंट्स करीब 5.5% नीचे और इंटेलेक्ट डिजाइन नए साल के निचले स्तरों पर रफली 4.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो थोड़ा बहुत पीएसयू बैंकिंग में लास्ट आवर में बाइंग आई, लेकिन अब एमपीसी की बैठक का इंतजार जरूर रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल और अब बात दुनिया की नामचीन टाइम मैगजीन की, जिसने विश्व के 100 उभरते सितारों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने कारोबार, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, राजनीति जैसे क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की है। टाइम 100 नेक्स्ट की इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम है और वो है रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी। लीडर्स कैटेगरी में चुने गए आकाश अंबानी के बारे में टाइम्स मैगजीन का कहना है कि वो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। टाइम मैगजीन हर साल टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट जारी करता है और इस लिस्ट में 100 उभरते सितारों को जगह दी जाती है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। सबसे पहले वो सूरत पहुंचे, जहां वो 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला उन्होंने रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में रोड शो भी किया। सूरत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने भावनगर पहुंचे, वहां उन्होंने सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित भी किया। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3 P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4 P का उदाहरण है। 4 P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट भावनगर की पहचान को सशक्त करेंगे, सौराष्ट्र के किसानों को सिंचाई की नई सौगात देंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को और मजबूती देंगे। रीजनल साइंस सेंटर के बनने से शिक्षा और संस्कृति के शहर के रूप में भावनगर की पहचान और समृद्ध होगी।
और दिल्ली की रावण फैक्ट्री दिखाएंगे आपको पूरी तस्वीर, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार दशहरा बस अब कुछ ही दिन दूर है। 2 साल के बाद बाजार में रावण के पुतलों की अच्छी मांग दिखाई दे रही है। इस बार दशहरे में लंबी मूंछों और बाहुबली लुक वाले रावण ट्रेंड में हैं। देखिए दिल्ली के तरतारपुर से दीपाली नंदा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये है दिल्ली का तरतारपुर इलाका। यहाँ पर रावण के पुतलों की बनाई और रंगाई का काम जोरों पर है। वैसे तो रावण के पुतलों पर बड़ी बड़ी मूछें हमेशा से बनाई जाती हैं, पर इस बार डिमांड में है बाहुबली मूछें, जिनके ऑर्डर सबसे ज्यादा हैं। कागज, कपड़े और बांस से बिहार, कोलकाता और रांची से आए कारीगर दिन रात रावण को रूप देने में लगे हैं। इस बार बाजार में रावण के पुतलों की कितनी मांग है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के इसी तरतारपुर इलाके में जहां पिछले साल मुश्किल से 100-125 रावण तैयार किए गए थे, वहीं इस बार ये संख्या 1000 से ज्यादा है। और यहाँ दिल्ली के तरतारपुर में बन रहे रावण न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भी भेजे जाएंगे। महेंद्र सिंह पिछले 45 सालों से रावण बना रहे हैं। महेंद्र का कहना है कि 2 साल से धंधा मंदा था, लेकिन इस साल रावण की जबरदस्त डिमांड है। दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। इस साल रावण का भाव 450 से 500 रुपए फुट चल रहा है। आपके तो अच्छी डिमांड है, क्योंकि 3-4 साल से सब मतलब ऐसे ही उदासी रही है सबको। भाई ये लॉकडाउन था 2 साल, उससे पहले परमिशन और वैसे बैन लग गया था, मगर अब के मार्केट में अच्छी खुशहाली है। इस दशहरा रावण का कद भी काफी बढ़ गया है। अमूमन 30 फुट का रावण इस साल 45 से 50 फुट का बन रहा है। हालांकि बच्चों के लिए छोटे साइज के स्टाइलिश रावण भी बाजार में मौजूद हैं, जिनकी कीमत 500 रुपए के आसपास है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।